जय संविधान सम्मानित मंच, प्रांगण में विराजे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आज जिला स्तरीय संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम बाड़मेर जिले का कर रहे हैं। आप सब लोग यहां शामिल हुए, तहे दिल से आप सब लोगों को धन्यवाद। ये संविधान जो आज राहुल गांधी जी को हाथ में लेना पड़ गया और लगातार जो भी देशभक्त है उनको ये कहना पड़ रहा है कि संविधान बचाओ, ये संविधान है क्या। हम लोग अपनी आम भाषा में ये बात करते हैं कि कौन सा राज हमारे को बाजरे की बोरी पहुंचाएगी। राजनीति से हमें क्या लेना देना, राज से हमें क्या लेना देना। जिस जमीन के ऊपर हम हजारों साल से मजदूरी कर रहे थे, हम लोग मजदूर थे, इस संविधान ने हम लोगों को मजदूर से खातेदारी का अधिकार दिलाया और आज हम लोग उस जमीन के मालिक बने हुए हैं। आज मंच पर बैठे हुए तमाम लोग आज मंच पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि संविधान ने हम लोगों को हक और अधिकार दिलाया था जमीन। संविधान ने हम लोगों को हक और अधिकार दिलाया शिक्षा का। इस देश के अंदर संविधान से पहले देश में हर किसी को शिक्षा का अवसर नहीं मिलता था। संविधान ने हम लोगों को बराबरी का हक दिलाया। संविधान ने हमको अधिकार दिलाए। हर नागरिक इस देश का बराबर का, कोई भी नागरिक बड़ा नहीं है, कोई भी नागरिक छोटा नहीं। ये संविधान के मार्फत से हम लोगों को मिला। संविधान ने व्यवस्था करी, लोगों को ताकत दी वोट की। लोग जो मतदाता है वो अपने वोट के माध्यम से वार्ड पंच से लेकर और एमपी का चुनाव करते हैं। वो लोग वार्ड पंच से लेकर एमपी, एमएलए सरकार के अंदर व्यवस्थाओं के माध्यम से फैसला लेते हैं। संविधान ने हम लोगों को प्रशासनिक तौर के ऊपर जो ये लोग सरकार फैसला लेती है उनको लागू करने का व्यवस्था करी। अगर इसमें कई कमियां गलती रहती है तो न्याय रक्षा की जाती है। तमाम संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। आज निष्पक्ष से चुनाव आयोग नहीं रहा। चुनाव आयोग कैसे बने, उस व्यवस्थाओं को जो हमारे संविधान निर्माताओं ने वो व्यवस्था बनाई उसको भी ध्वस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जगह सरकार का ही दूसरा, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त दूसरा सदस्य, अब वो कैसे फैसले लेंगे? पर ये हम लोग इस बात को समझ नहीं रहे। आज जो संस्थाएं ईडी, सीबीआई, सीएजी, तमाम संस्थाएं निष्पक्ष तौर के ऊपर उन संस्थाओं का गठन नहीं हो रहा। निष्पक्ष तौर के ऊपर संस्थाओं के माध्यम से इस देश के अंदर फैसले नहीं हो रहे। हम लोगों को ये लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर हमारा क्या फर्क पड़ेगा। ये तो बड़े लोगों की बातें हैं, बड़ी बातें हैं। हमारे निजी जीवन के अंदर इसमें क्या फर्क पड़ेगा? निजी जीवन में हमारे क्या अंतर रहेगा? हम लोगों के निजी जीवन के अंदर भी इसका प्रभाव रहेगा अगर संविधान के मार्फत से जो हम लोगों को हक और अधिकार और सुरक्षा नहीं मिलेगी, अगर वो नहीं रहेगी। आज जिस जमीन के ऊपर हम लोग खेती कर रहे हैं वो जमीन हम लोगों के पास, अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं रहेगी तो वो जमीन क्या हम लोगों के पास रहेगी? बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि नहीं, वो जमीन हम लोगों के पास में नहीं रहेगी। जो नौकरी हम लोगों को मिली हुई है, जो रोजगार का अवसर हम लोगों को मिला हुआ, जो शिक्षा का अवसर हम लोगों को मिला हुआ, ये तमाम क्या हम लोगों के लिए रह पाएंगे?
ये संविधान के मार्फत से जो हमारे को मिला हुआ। सड़क के ऊपर आज हम लोग चल रहे हैं, आज जो हम लोग आयोजन कर रहे हैं, बराबरी का हक और अधिकार आज हम लोगों को मिला हुआ था, जिसके अंदर समर्थ है। कल मैं बॉर्डर के अंदर एक मेघवाल परिवार के विवाह में गया। दुनिया कहती है ईसाई शादी, उस ईसाई शादी से भी ज्यादा उत्साह, उमंग और व्यवस्था उस मेघवाल परिवार के अंदर है, क्योंकि ये संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया है। क्या पहले हो सकता था? पहले नहीं हो सकता था। मंच पर बैठे हुए 90% लोगों के परिवार को भी वो हक और अधिकार नहीं था कि उस तरह का विवाह कर सकते थे। पर इस संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया है, हर नागरिक को, हर परिवार को हम लोगों को अधिकार दिया है। हर कदम के ऊपर हमारे को संविधान अधिकार दे रहा है, रक्षा कर रहा है। इस संविधान को बचाना हम लोगों का कर्तव्य है। इस संदर्भ में आज संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया, उसका अनुसरण राजस्थान के अंदर गोविंद डोटासरा जी और उनकी तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और अपन लोग बाड़मेर जिले ने सबसे पहले ये आयोजन किया, उसके लिए मैं तय दिल से गोपाराम जी और गफूर अहमद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबसे पहले। अब एक और भ्रांति फैलाई जा रही है देश के अंदर कि संविधान की बात कर रहे हैं, पर यह बात तो सिर्फ दलितों की रक्षा के, उनके हकों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। ये भ्रांति कौन फैला रहा है? मेरा निवेदन है, हर कोई देश प्रेमी राष्ट्रवादी आदमी ये पता करो, ये भ्रांति फैलाई गई या नहीं फैलाई गई। आपके अगल बगल में इस बात को आप महसूस करो। हाँ, सबसे ज्यादा अन्याय, अत्याचार हजारों वर्षों से दलितों के, आदिवासियों के साथ हो रहा था। आज भी सबसे ज्यादा अगर अन्याय अत्याचार हो रहा तो उनके साथ हो रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं और कोई नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार कह रही है। क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बनता कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते, जिसके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसके साथ में हम लोग खड़ा रहे? 90% से ज्यादा अन्याय अत्याचार किसके साथ हो रहा है? यह आंकड़े कह रहे हैं 90% से ज्यादा अन्याय अत्याचार हो रहा है एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के साथ। अगर 100 में से 90 दफे अगर हम लोग उनके साथ में नहीं खड़े हैं तो अपन लोग गलत है। ये भ्रांति फैला रहे हैं, इन भ्रांतियों से हम लोगों को विचलित होने की जरूरत नहीं। ये भ्रांति फैला रहे हैं कि आरक्षण की चंद जातियों को है। इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था में हर जाति को आरक्षण है। 100% जाति को भारत के अंदर आरक्षण है। एक भी जाति ऐसी नहीं है जिसको आरक्षण नहीं है। पर ये भ्रांति फैलाते हैं कि जाति विशेष और आरक्षण के लिए ये बात है। हाँ, आरक्षण के अंदर दो व्यवस्था है। एक व्यवस्था बिना आर्थिक आधार के ऊपर आरक्षण मिला हुआ, क्योंकि हजारों सालों से हमने उनको किसी की माध्यम से और तो और मजदूरी का अवसर भी हम लोगों ने नहीं दिया। क्या आज हम लोगों के सामने ये सवाल नहीं उठता है क्यों एससी और एसटी परिवारों को हमने कितना मजदूरी का, खेती का तो अलग बात, रोजगार का अलग बात, शिक्षा का अलग बात, बराबरी का अलग बात, मजदूरी का भी कितना हम लोगों ने अवसर दिया। और आर्थिक तौर के ऊपर हमने उनको कुछ एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए व्यवस्थाओं ने उनकी मदद करी नहीं। इसलिए देश में संविधान निर्माताओं ने एससी और एसटी के अंदर ये व्यवस्था करी कि इनको आर्थिक आधार के ऊपर नहीं किया जाएगा। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा अगर सरकारी कर्मचारी है मेघवाल समाज की। आज क्या मेघवाल समाज हम लोगों के बराबर में आ गया? चंद जो सिर्फ अधिकारी है उन लोगों के अलावा क्या आर्थिक तौर पर उन्नति करी हुई है? अगर हम लोग उत्तर ढूंढना चाहते कि नहीं, बहुत लंबा सफर है। जिस दिन समाज, जिस दिन देश ये महसूस कर लेगा कि हाँ आर्थिक तौर के ऊपर एससी, एसटी, ओबीसी बराबरी के अंदर आ गए हैं, उस दिन भी इस बात की चर्चा करें। पर आज ये बराबरी के अंदर नहीं। आज इनके अलावा जो तमाम जातियां हैं एससी और एसटी के अलावा 100% जातियों को आरक्षण मिल रहा है, पर वह आरक्षण आर्थिक आधार के ऊपर मिल रहा है। एक भी जाति ऐसी नहीं है जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। एक भी जाति ऐसी नहीं है
जिसको आर्थिक आधार के ऊपर आजादी नहीं मिल रहा। उसमें दो व्यवस्था है, अगर मैं राष्ट्रीय स्तर की बात करना चाहूं, एक ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस। आज ओबीसी के अंदर आज मेरे परिवार को आरक्षण नहीं मिलेगा, कर्नल सोनाराम जी को आरक्षण नहीं मिलेगा, हेमाराम जी के अगर रिटर्न है तो इनको आरक्षण नहीं मिलेगा। ओबीसी के अंदर सिर्फ आर्थिक पिछड़े, जो पिछड़े हैं उन्हीं को आरक्षण मिल रहा है, बाकी सभी ओबीसी को नहीं मिल रहा है। और जो ओबीसी के अंदर नहीं है, उसके अलावा जितने भी दूसरी जाति है उनको भी आरक्षण मिल रहा है। जो 10% आरक्षण मिल रहा है वो उनको भी मिल रहा है। पर कभी भी विवाद नहीं हुआ, किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। जिस वक्त 10% का फैसला हुआ, हम सब लोगों ने मिलकर और हाथ ऊपर किया। पर जब कभी भी ओबीसी के संदर्भ में बात आती है, जब कभी भी एससी के संदर्भ में बात आती है, जब एसटी के संदर्भ में बात आती है, तो विवाद क्यों होता है? ये बात हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इतिहास उस बात का गवाह है। जब कांग्रेस पार्टी ने हरिजन मंदिर प्रवेश का आंदोलन किया था, बाड़मेर जिले के अंदर उसका नेतृत्व किसने किया था? किसी एससी ने नहीं किया, किसी एसटी ने नहीं किया, किसी ओबीसी ने नहीं किया, बिरदी चंद जी जैन ने उनको किया। ये बात कांग्रेसी के नाते मेरा निवेदन है कि आप सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। अगर आप कांग्रेसी हो, इस कांग्रेस के माध्यम से देश के अंदर योगदान करना चाहते हो, जो कांग्रेस की नीति रीति है, जो कांग्रेस के फैसले हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा और उनको आपको लागू करना पड़ेगा। इस कांग्रेस के अंदर सिर्फ अपने लिए लेने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अगर आप आई हो, तो राहुल गांधी जी ने जो बात करी उस वो बात बिरदी चंद जी जैन के अनुयायी हेमाराम जी चौधरी क्यों हुए? क्योंकि इनके विचार और विचारधारा, हेमाराम जी की जाति हेमाराम जी के साथ में नहीं थी। उनके जाति के उम्मीदवार सामने खड़े थे, पर हेमाराम जी चौधरी कांग्रेस के विचार और विचारधारा से बिरदी चंद जी जैन के साथ में खड़े थे, ईमानदारी से खड़े थे और मजबूती से खड़े थे। ये मैं बताना चाहता हूं दुनिया को। कभी भी उन्होंने इस बात का तर्क और खुलतर्क नहीं किया। ये कांग्रेस है और यही देश है। अब ये सवाल आता है जातिगत जनगणना का। आज देश के अंदर हकीकत यह है कि कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं पता। हम लोग सब बार जो खूब प्रचार किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2011 के अंदर जातिगत सर्वे की व्यवस्था हुई थी। जब उस वक्त केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, जब जातिगत सर्वे की व्यवस्था कांग्रेस ने की। ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो सर्वे किए उनके आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? और खुद भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार कह रही है कि 2016 के अंदर ये काम पूरा। जब ये बात की जा रही है, मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी हूं, शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर यह बात करी कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। मैंने वापस सवाल शिवराज सिंह जी चौहान को किया कि शिवराज सिंह जी चौहान 2015 के अंदर और कोई नहीं, कैबिनेट की बैठक के बाद अरुण जेटली जी ने, जो कैबिनेट के सदस्य थे, उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से देश और दुनिया को बताया कि ये जो जातिगत जनगणना है, इसके अंदर आंकड़ों के अंदर त्रुटियां है। और वो त्रुटियों के कारण अरविंद पंतगड़िया की अध्यक्षता के अंदर हम लोग कमेटी बना रहे हैं। वो कमेटी आज तक नहीं बनी, उस कमेटी की एक बैठक भी नहीं। और 2016 के अंदर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का पार्लियामेंट कमेटी को यह बात लिखित के अंदर देता है 98.8% जो आंकड़े हैं, जो 2011 के जनगणना के अंदर है, वो आंकड़े सही। ये नरेंद्र मोदी जी की खुद की सरकार के थे, उसके बावजूद भी ये बात सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। ये इनकी सोच है, ये इनकी कथनी और करनी के अंदर अंतर है। तो लगातार राहुल गांधी जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं, लगातार कांग्रेस के नेता इस बात को उठा रहे हैं कि ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये भ्रांति हुई, ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि जातिगत जनगणना के अंदर किसी विशेष जाति को फायदा होगा और किसी विशेष जाति के विरोध के अंदर ये होगा, उसको नुकसान होगा। ये भ्रांति और हकीकत
देश के अंदर गरीब कौन है, देश के संसाधन किसके पास है, देश में कौन शिक्षित है, देश के अंदर सरकारी फायदा किसको मिल रहा है, कौन वंचित है, इसको जानने से किसी जाति को नुकसान हो सकता है कि नहीं। पर ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस क्या चाहती है कि जाति और जाति के बीच के अंदर दूरियां कैसे रहे, टकराव कैसे पैदा कर सके। सिर्फ इस मंशा से वो जातिगत जनगणना का विरोध करे। जातिगत जनगणना का जो ये फैसला हुआ है, ये जीत सिर्फ राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की नहीं, ये जीत संविधान की। जातिगत जनगणना जब विवादों के अंदर लेकर आई, खुद नरेंद्र मोदी जी ने और किसी ने नहीं, खुद नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर 1 साल पहले ये बात करी कि ये जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं वो अर्बन नक्सल है। यह नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने 1 साल पहले बात करी, पर देश की ताकत, संविधान की ताकत, राहुल गांधी का नेतृत्व ने, उन्हीं नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे थे कि इस जातिगत जनगणना को बोलने वाला अर्बन नक्सल है, उनको ही ये फैसला करना पड़ा। ये भारत की ताकत है, ये आप सब लोगों की ताकत है, इसका आप लोगों को समझना चाहिए। जातिगत जनगणना के अंदर सिर्फ 3 प्रावधान थे, हाउस लिस्टिंग के, हाउसिंग सेंसस के और पॉपुलेशन। जाति का नहीं था। एक मॉडल दिया, जिस प्रकार वृद्धि चंद जी जैन का नाम ले रहा हूं, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम पिछड़ों की तरफ से रेवत रेड्डी कि तेलंगाना के अंदर रेवत रेड्डी ने जातिगत जनगणना करी। वो खुद कोई पिछड़ी जाति से नहीं है, वो खुद एससी और एसटी नहीं है, पर वो खुद पक्का कांग्रेस ही है। इस फैसले से अपने आप को ये सर्टिफिकेट रेवत रेड्डी को हम लोग नहीं करवा पाए। मैं माफी चाहता हूं, हम लोगों ने प्रयास किए, राजस्थान के अंदर हम लोग नहीं करवा पाए। जो हमारा सपना था, उस सपने को साकार रेवत रेड्डी ने तेलंगाना के अंदर कराया। जो हमारा संघर्ष था, वो संघर्ष कि हम लोगों पिछले दिनों के अंदर जो फैसला हुआ जातिगत जनगणना का, उस दिन हमारा सपना साकार हुआ। इस जातिगत जनगणना से के माध्यम से हम लोगों का शुरुआत होगी, मंजिल हम लोगों को नहीं मिलेगी। सिर्फ वो एक्सरे होगा। किसी डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, अगर अपने को चोट लगी रहती है तो कोई एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन की बात करता नहीं करता, इलाज बाद में किया जाता है। तो जातिगत जनगणना सिर्फ एक्सरे है। इसके बाद में क्या स्थिति है, उस स्थिति के अनुरूप हम लोगों के फैसले होने चाहिए, स्थिति के अनुरूप सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी रहनी चाहिए। इसलिए जातिगत जनगणना। इस जातिगत जनगणना के बाद में कांग्रेस पार्टी ने तय किया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि जो संविधान में आर्टिकल 15(5) है, यह आर्टिकल 15(5) क्या है? 2016 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने फैसला लिया कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो सरकार के तरफ से वित्तीय पोषक है या कोई और, अपन लोगों ने, मैं आज दुनिया के सामने ये स्वीकार करना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ लगातार किसी ने उसको मजबूती से पैरवी करी, विवाद हुए, टीका टिप्पणी हुई, गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ, उनके परिवारों के चरित्र हनन हुआ, पर राहुल गांधी डिगा नहीं, राहुल गांधी हिला नहीं। लगातार राहुल गांधी वो बोलता है। सब विष को पीता हुआ हंसते हंसते राहुल गांधी ने जो देश की मांग थी, उस देश की मांग को बुलंदी से करा। कितने गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ, क्या क्या बातें करी गई उनके मंत्रियों द्वारा कि जाति की बात करेगा तो लात पड़ेगी। उनके मंत्री द्वारा निजी तौर के ऊपर क्या बात करी गई कि ये जाति क्या लिखाएंगे, जिनकी जाति का पता नहीं है। हाँ, संविधान ने हम लोगों को अधिकार दे रखा है, अगर देश का कोई भी नागरिक अपने किसी भी धर्म को नहीं मानता है तो उसकी भी व्यवस्था इस संविधान ने हम लोगों को दे रखी है। अगर देश का कोई भी नागरिक
अपनी जाति की पहचान नहीं रखना चाहता है, उसकी व्यवस्था भी संविधान ने हम लोगों को नहीं रखी। यही नहीं, और कई जगह इसने रखी हुई। फिर ये जातिगत जनगणना इन्होंने रोकने की, इन लोगों के रोकने के पीछे मंशा क्या थी? ये बात करते हैं कोरोना, और एक तरफ बात करते हैं कि हम दुनिया की ताकत है। इस कोरोना के वक्त के अंदर 40 देशों ने अपनी जातिगत जनगणना करी, जो संविधान के मार्फत से अनिवार्य जातिगत जनगणना थी, उसको भारत ने नहीं करी। ये संविधान के ऊपर चोट है। और ये बहाना कि कोरोना था इसलिए नहीं कर पाई, तो उन 40 देशों के अंदर कोरोना नहीं थी। तो 40 देश की सूची अगर नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं हो तो हम लोग भिजवा देंगे कांग्रेस के, तो उन 40 देश के अंदर कोरोना था या नहीं था। हम सब लोगों को मिलकर संविधान के संदर्भ में मजबूती से काम करना है। अगर संविधान बचेगा तो सब कुछ बचेगा। संविधान के अंदर जो व्यवस्था है वो राजस्थान के ये ब्यूरोक्रेट्स जो पंचायत पुनर्गठन के अंदर लगे हुए सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, वो नियमों के अनुसार फैसला करेंगे तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। फिर ये सवाल उठता है कि क्या उनके फैसले करने की मंशा है या नहीं। जिस दिन चस्पा हो जाएगी ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति, अगर उसके अंदर संविधान के मार्फत से जो प्रावधान है उसके अनुरूप अगर फैसले नहीं होंगे तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सवाल या निशान आप लोगों के ऊपर उठेगा। चाहे आप कलेक्टर के तौर पर हो, चाहे आप पटवारी के तौर पर हो, चाहे आप तहसीलदार के तौर के ऊपर हो, चाहे आप उस विभाग के अंदर सेक्रेटरी के तौर के ऊपर हो। नियम क्या कहता है? कभी भी ये बात सुनी गई अपने यहां कि पंचायत विलुप्त कर दी गई? कभी भी इस तरह का जहर बाड़मेर जिले के अंदर, बालोदा जिले के अंदर किसी ने फैलाया? नहीं। नाम के संदर्भ में कभी विवाद हुआ है? नहीं। आज मेरा खुद का गांव है, मेरा गांव बाईतू पंजी है। पंजी के परिवार का एक व्यक्ति भी मां बाईतू पंजी के अंदर नहीं रहता। हेमाराम जी के गांव के अंदर, ये सिमरता राम जी के गांव में चिमन जी ले लो, भीम जी ले लो, भोग जी ले लो, उस परिवार का एक व्यक्ति भी नहीं रहता। तो कभी भी किसी ने अपने जहन के अंदर ये बात भी नहीं रखी कि जब उन परिवार के अंदर वो पूरे के पूरे सिंधली रावल साहब का परिवार है तो हमारे गांव का नाम उनमें क्यों? आज कलम की ताकत आपके पास है तो आप ये नाम बदल कर ये करो। कभी भी बाईतू के अंदर किसी ने ये बात नहीं करी। ये बाड़मेर में ये बालोतरा है, ये लोग किस दिशा के अंदर ये ले जाना चाहते हैं? ये सिर्फ 2 ग्राम पंचायत की बात नहीं है जो शुरुआत इन लोगों ने करी है। ये सिर्फ 2 ग्राम पंचायत ने भाकरी खेला और मुद्दावास की बात नहीं है। जो ये संस्कृति की शुरुआत की करी है, ये काम जाकर और रुकेगी। मैं इनको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, इन विधायकों को कहना चाहता हूं, उनको एक और बात कहना चाहता हूं, जो अपने को जो मिला हुआ है पट्टा जनता से, ये टेम्परेरी पट्टा है, 60 महीनों का, लगभग 19 महीने तो निकल गए। ये परमानेंट पट्टा नहीं है। अगर जनता के मन माफिक उनकी भावना के हिसाब से नहीं करेंगे तो आज अरुण चौधरी जी आप हो, कल मदन प्रजापति के हाथ के अंदर नहीं करेंगे। आज अमीर सिंह जी आप हो, कल सुनील परियार के हाथ में ये ताकत है। वो तो अपने पिता के कहे हुए कामों को भी आगे बदलने की सोच रहे। शामरा पंचायत समिति पाटौदी में किसके वक्त में थी? अगर मैं भूला नहीं हूं तो शायद उनका नाम आदरणीय अमराराम जी चौधरी थे। कांग्रेस के वक्त में नहीं थे। और आज उन्हीं के सुपुत्र यहां से विधायक है आदरणीय अरुण चौधरी जी। और तो नहीं है, मगर मैं गलत नहीं हूं तो जो अपने पिताजी के फैसले के उनको ही बदल के कहना नहीं 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 नहीं, पिताजी के फैसला था वो गलत था। वो मैं बालोदा पंचायत समिति में लेकर आऊंगा। अगर बालोदा पंचायत समिति में लाना है, बालोदा में लाना है, तो मैं उनका निवेदन करता हूं पूरी पाटौदी को लेकर आ जाओ। पर पाटौदी को नहीं लेकर आएंगे क्योंकि उसमें विवाद नहीं होगा।
उसके अंदर आपस में सामंजस्य कैसे रह जाए, सिर्फ उस मकसद से बहुत प्यार करते हैं उस इलाके से। वो प्यार मोहब्बत दिख गई सिंधियों के ढाणी को जब ले जाकर आपने ठेठ खेड़ के अंदर करा। इस तरह के फैसले आप जाति के आधार के ऊपर, धर्म के आधार के ऊपर किसी को दबाना चाहते हो, कौन दबेगा? हमारे को संविधान ने हर व्यक्ति को, हर नागरिक को वोट की ताकत दी, कोई दबने वाला नहीं है। किसी से भीख कोई नहीं मांग रहा, हर किसी को अधिकार है। भीख कोई मांगते हैं तो वोट देने वाले पूरे करते हैं, भीख कोई देता है या सिद्धांत से सहमत होता है तो वोट देने वाला देता है। तो बड़ी अस्थायी तौर के ऊपर चलता है। तर्क के साथ मजबूती से बाड़मेर के अंदर भी वो बात रखी, बालोतों में भी रखेंगे। फैसला प्रशासन को करना है। समय उनका आकलन करना है। जो कलेक्ट्रेट में बैठे हुए लोग हैं उनके कि क्या पहले परिसीमन पहले भी हुआ था, पहले साहब ने सही कहा, तो उस वक्त कलेक्ट्रेट में बैठे हुए जो अधिकारी थे उन्होंने नियम और कानून के मार्फत से किया था, ये बात वो कहें। और आज हम लोग इंतजार कर रहे हैं क्या वो नियम और कानून के मार्फत से करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो इतिहास लिखा जाएगा उस वक्त, ये उनके लिए भी लिखा जाएगा जब इतिहास को कमजोर, संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा था। तो वह जंगल की चिड़िया के तरह तौर के ऊपर, जब जंगल में आग लगी हुई थी तो वो चिड़िया अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर जा रही थी। किसी ने पूछा कि आप से ये आग तो नहीं बुझेगी, तो चिड़िया ने ये कहा कि मेरे से आग तो नहीं बुझेगी, तो जब इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे आग बुझाने वाले के लिए बोला जाएगा, आग बुझाने वाले। तो मैं दोनों बालोतरा और बाड़मेर के अधिकारियों को कहना चाहता हूं, जब इतिहास के अंदर आप लोगों का उल्लेख हुई, चर्चा हुई, उस वक्त आपको नियम तोड़ने वालों में नहीं आपकी चर्चा होनी चाहिए। हमको भी गर्व से, जिस गर्व से मैंने विधानसभा में बोला कि पहले जो भी कलेक्टर बाड़मेर के अंदर रहे थे उन्होंने इस तरह का कृत्य नहीं किया, चाहे राज किसी का भी था, उस गर्व से आने वाले समय के अंदर विधानसभा लोकसभा में हमारे को कहने का यह अवसर दे। ये मैं दोनों के दोनों कलेक्टर रेट के अंदर बैठे हुए अधिकारियों से ये मैं कहना चाहता हूं, और इंतजार है उस घड़ी का जिस दिन इस पंचायत पुनर्गठन का फैसला। अंत में ये कांग्रेस अपना परिवार है। हाँ, इस परिवार के अंदर किसी और मकसद से भी लोग बैठे, पर जो राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर तक हर मौसम के अंदर संघर्ष कर रहे, 80 साल से उम्र से ज्यादा खड़गे जी आज उस उम्र के अंदर क्या स्थिति, वो संघर्ष कर रहे हैं, सब कुछ अपना देकर संघर्ष कर रहे हैं। क्या परिवार के नाते हम लोगों को इस कांग्रेस को मजबूत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सवाल हम लोगों के साथ। जो भी व्यक्ति आप लोगों के बीच में आकर किसी व्यक्ति के संदर्भ में बात करता है, व्यक्ति के संदर्भ में विरोध करता है, वो कांग्रेसी नहीं। कोई भी, चाहे हरीश चौधरी आप लोगों के बीच में आकर किसी व्यक्ति के संदर्भ में विरोध करता है, विवाद करता है, तो हरीश चौधरी भी कांग्रेसी नहीं है। बाड़मेर, जैसलमेर, राजस्थान और देश के कांग्रेसी को मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि आज फैशन बन गई, सिर्फ अपना खुद का मकसद हल करने के लिए व्यक्ति तक हम लोग सीमित हो गए। मैं सुनील परियार के साथ नहीं था। एमएलए इलेक्शन में जितनी हमारे में ताकत थी, समृद्ध थी, क्षमता थी, ये बैठे सिवाना के लोगों को। हम लोग कांग्रेस के उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह जी के साथ में, पर जिस दिन सुनील परियार को कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस में शामिल कर लिया, तो सुनील परियार मेरे लिए मेरे भाई से भी ज्यादा कांग्रेस के अंदर, मेरा सगा भाई से भी ज्यादा ये कांग्रेस है। इसलिए नहीं कि मेरा चाहता होगा तो उसको कांग्रेस के अंदर मैं उसको जगह दूंगा, मैं अपनाऊंगा, मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं उसको अपनाऊंगा, मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं अपनाऊंगा। सब लोग मिलकर कोई सरपंच बने, कोई प्रधान बने, कोई जिला प्रमुख बने,
किसी भी जाति का क्या जातियों की स्थिति रह गई है? जाकर देखो आप, हर जाति को रौंदा जा रहा है। मैं मध्य प्रदेश के अंदर गया, झांसी के अंदर उसी यादव को रौंदा जा रहा है, उसको एक नागरिक के तौर पर उत्तर प्रदेश में अधिकार नहीं मिलने जा रहे। और उसी यादव को जैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर घुसरा, उसको कहना अरे यादव हमारा मुख्यमंत्री। जो यादव बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ईमानदार नागरिक नहीं है, उसी यादव को जैसे हरियाणा के अंदर है, वो कहना साहब यादव सब कुछ। आज हम लोग बात करें किसी जाति की, हम लोग कई यहाँ जाट जाति के बैठे। हरियाणा के अंदर किस तरह का जहर फैलाया गया जाट जाति के बारे में, फैलाया गया नहीं फैलाया गया? क्या हमारा सिर्फ हम खुद के लिए ही राजनीति के अंदर है, चाहे देश के अंदर जो जहर फैलाया गया है, चाहे खुद बने या नहीं बने, कोई भी बने, इस जहर को जो फैलाया गया उस जहर को मिटाने के लिए हमको राजनीति करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये फैसला लेने का समय आ गया। हर जाति का नंबर आया हुआ, कोई भी जाति नहीं रही, और किसी को भी यह गलतफहमी हुई। जो खड़गे जी और राहुल जी ने फैसला लिया है, जिसकी शुरुआत गुजरात से हो चुकी है, अब अधिकार हम लोगों के पास में नहीं है। किसी को जिला अध्यक्ष बनाने का अधिकार हम मंच में बैठे हुए किसी को नहीं है, जयपुर में बैठे हुए किसी को नहीं है। तो व्यवस्था के परिवर्तन करने का फैसला कांग्रेस पार्टी ले चुकी है। वो आप लोगों के द्वारा चर्चा कर पूरे देश के अंदर वही जिलाध्यक्ष बनेंगे जो ईमानदारी से कांग्रेस की मदद कर रहा है। ऐसे नहीं कि विधानसभा लोकसभा के अंदर बड़े पोस्टर लगाकर तो कांग्रेस के साथ में खड़े हो गए, मंच पर कांग्रेस के साथ में रह गए, और जब वोट की जरूरत पड़ी, जब कांग्रेस का विरोध किया, उन लोगों की पहचान करने का काम कांग्रेस पार्टी शुरू कर चुकी है, और बड़ा दर्दनाक काम है। पर कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया, इसलिए ये कांग्रेस पार्टी सब एकजुट होकर, किसी जाति का भेदभाव नहीं, किसी धर्म का भेदभाव नहीं, ये विष फैलाते हैं मुसलमानों के संदर्भ में। हाँ, मुसलमान हम लोगों के परिवार के सदस्य है, ये संविधान ने बनाया हम लोग, उनको घृणा का आप चिन्ह बनाकर अगर राजनीति करना चाहते हो, एक कांग्रेस के नाते हम मुसलमान के खिलाफ घृणा पैदा नहीं करने देंगे, चाहे चुनाव जीते या चाहे चुनाव हारे। और हमारे को इस बात की जो अल्पसंख्यक शब्द है उसको लेने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर किसी मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है तो उस मुसलमान के साथ में हम लोगों को खड़ा रहना चाहिए, ये कांग्रेस की सोच। किसी दलित के साथ अन्याय हो रहा है, किसी आदिवासी के साथ अन्याय हो रहा है, तो उनके साथ में हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। बात लंबी बहुत है, आपस की बातें हमने बहुत कर ली, आपस की बातों से आज देश की स्थिति हो गई है। आज संविधान को रौंदा जा रहा है। जो हम लोग बात करते हैं किसानों को रौंदा जा रहा है, युवाओं को रौंदा जा रहा है, हर वर्ग को रौंदा जा रहा है। अब तो संभल जाओ, अब तो संभल जाओ, अब तो समझ जाओ कि अपन लोग अपनी खुद की बात को पीछे करकर देश और संविधान की बात को आगे रखकर आने वाले समय में हम लोग राजनीति तौर पर दिशा तय करें। फिर आप सब लोगों से ये निवेदन है, आने वाले वक्त के अंदर इन बातों को लेकर अपन हर बालोतरा बाड़मेर के नागरिक के पास हर ढाणी में अपन पहुंचे, क्योंकि ये भ्रांति जो मैंने सिर्फ एक उदाहरण जातिगत जनगणना और आरक्षण के संदर्भ में की, इस तरह का हर तौर पर अंत में मैं जो पहलगांव में शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। पूरा देश उनके साथ में, कांग्रेस पार्टी जो इस परिवार की भावना है, पूरे देश की भावना है कि उनको शहीद का दर्जा मिले, और पूरा देश कांग्रेस पार्टी ने तय किया गया कि हमको किसी और राजनीतिक देश भावना से नहीं करना। आज भारत सरकार के साथ हम लोग सब हैं। जिस किसी ने भी ये कृत्य किया है, चाहे वो व्यक्ति हो, संस्थाएं हो, देश हो, उनको पता करें, भारत सरकार और उनके खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई करे जिससे इस देश के अंदर उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। जय भीम। जय संविधान।